हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम डिस्कस करेंगे। फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं और कोई भी इन्फॉर्मेशंस अगर मुझे आपको देनी होगी तो मैं वहाँ पर आपको दे सकता हूँ। कोई PDF मुझे अगर सर्कुलेट करनी होगी, लाइक लेक्चर की अगर वीडियो की PDF मैं जो सर्कुलेट करूँगा तो वो भी मैं टेलीग्राम पर ही करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मोस्टली सभी क्वेरीज़ को रीड करता हूँ, आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तो आपकी सॉल्यूशन मतलब आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसका भी रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कर दिया करूँगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन लोगों के जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधि की सकारात्मक भूमिका को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र ने 6 अप्रैल को इस दिन को चिन्हित करने का फैसला किया, क्योंकि इस दिन 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक आयोजित किए गए थे। 2022 के लिए विषय क्या है खेल दिवस का? सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करना, खेल का योगदान। तो आप थीम याद रखिए, और डेट मैं जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। कब से मनाना स्टार्ट हुआ, कब से मनाना स्टार्ट हुआ, किस डेट को मनाया जाता है, और थीम क्या है। थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पर ट्रेंड ये है एग्जाम्स का कि वो लोग थीम पूछते हैं। डेट आप एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि थीम क्या है। ओके, उसके बाद आप सेकंड प्रेफरेंस दीजिए डेट को, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, और थर्ड प्रेफरेंस आप दीजिए कि कब से वो आपने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। तो तीनों ही चीज़ बस तो आप याद रख लीजिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको याद रह सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। संसद ने किया अकाउंटेंसी बिल 2022 पारित। 5 अप्रैल को संसद ने चार्टेड अकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी बिल 2022 पारित कर दिया है। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के संस्थानों के कामकाज में सुधार करेगा। इसका उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949, कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट अधिनियम 1959 और कंपनी सेक्रेटरी अधिनियम 1980 में संशोधन करना है। ओके, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनसे बिल, उनकी पावर्स वगैरह के बारे में जो भी पावर्स मिलती हैं तो वो इसी ही बिल से मिलती थी। अधिनियम जो एक्ट था अभी तक, तो उसमें बदलाव के लिए ये पारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 3 एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा सामग्री त्वरण प्लेटफॉर्म को आप देख सकते हो लॉन्च किया गया है। 4 अप्रैल को MI यानी कि मिशन इनोवेशन वार्षिक सभा सत्र में 3 एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा सामग्री त्वरण प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में नई ऊर्जा नवाचार सहयोगों की भी घोषणा की गई। प्लेटफॉर्म 38 से अधिक विशिष्ट संस्थानों और अगली पीढ़ी की कम लागत वाली उन्नत ऊर्जा सामग्री पर काम कर रहे 80 शोधकर्मियों के ज्ञान नेटवर्क का गठन करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने जागरूकता शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया है। आपको पता ही होगा कि हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं तो भूपेंद्र यादव जी हैं, और यही श्रम मंत्रालय भी संभालते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अप्रैल को शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया है। यह प्रभावी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई विभिन्न हरित पहल के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए 5 हरित पहल भी शुरू की गई हैं। तो आपको पता होगा कि
भारत सरकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक को स्पेशली फेज आउट करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने अपनी टारगेट सेट किए हैं और अपने जो पर्यावरण दिवस था उसकी थीम भी रखी थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशंस। ओके, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब शुभारंभ किया गया है शुभंकर का प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने किया बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया। इसे प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर ने लिखा है। नाम याद ये रखिए। आप एक बार को इनॉग्रेट किसने किया है पुस्तक ये याद मत रखिए, बट क्योंकि जो बिरसा मुंडा हैं बहुत फेमस हैं, तो ये जरूर याद रखिए आप कि आलोक चक्रवाल ने इसको लिखा है। ओके, पुस्तक बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यापक प्रयास है। अगर हम बिरसा मुंडा जी की बात करें तो आपको पता होगा छोटा नागपुर में विद्रोह हुआ था, तो उसके नेता थे बिरसा मुंडा। इसे बिरसा मुंडा विद्रोह या फिर उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम उलगुलान शब्द की बात करें तो आप 2020 का पेपर देखें तो यूपीएससी के पेपर में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया था। उलगुलान विद्रोह का काल बताना था आपको, किस सन में हुआ था, ये ईस्वी में किस हुआ था। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज विद्रोह जितने भी हैं हमारे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जो उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह है वो 1895, ओके, आप याद रखिए 1895 में ये हुआ था। इसके अलावा अगर हम एक और विद्रोह की बात करें जो बहुत चर्चा में है आज के टाइम पर, बिकॉज उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो वो कौन सा विद्रोह है? गुजरात में पाल दादव विद्रोह। उसने पूरे 100 साल कर लिए हैं और गुजरात सरकार ने उसको सम्मान देते हुए उस टाइम पर जो मतलब नरसंहार हुआ था ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में भीलों को मार दिया था, तो उस कहानी को दर्शाते हुए, उस विद्रोह को दर्शाते हुए, उस नरसंहार को दर्शाते हुए हमारा जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें इसी को चित्रित किया था अपनी झांकी में। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कब हुआ था? अगर हम बात करें पाल दादव विद्रोह कब हुआ था तो 1922 में हुआ था। ठीक है, और अब 2022 है तो 100 साल उसके पूरे हो गए हैं। गुजरात सरकार ने उसी को सम्मान देते हुए जो नरसंहार हुआ था, ठीक है, तो उनकी याद में जो वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी हम उन्हें कह सकते हैं, उनकी याद में ये मनाया था और राजपथ पर भी इसलिए उन्होंने झांकी में यही विषय चुना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों ही विद्रोह याद रखिए, चाहे उलगुलान हो, इसके लेखक याद रखिए आप कि बिरसा मुंडा बुक जो है वो किसने लिखी है, और पाल दादव विद्रोह भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल 5 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली से रवाना हुए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के विशेष व्यापार दूत श्री टोनी एवॉट, नाम याद रखिए आप, के साथ बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ओके, तो अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने, तो आपको पता होगा हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में ECTA एग्रीमेंट किया है। ओके, ECT एग्रीमेंट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम जो क्वाड है उसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। क्वाड क्या है? 4 देश हैं जिसमें हमारे, तो हम क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अमेरिका है। तो हिंद महासागर में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हमने क्वाड का गठन किया है, तो उसमें हम बहुत अच्छे पार्टनर हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सामरिक समझौतों पर हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशंस रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाँ, अगर हम अभी की बात करें तो हमने ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TCS ने वहाँ पर एक सेंटर खोला था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पढ़ाई के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी ऑस्ट्रेलिया ने हामी भरी थी। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दिल्ली सरकार ने शुरू की सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना। ठीक है,
नए शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल के बाद के नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने के लिए एक परियोजना पर काम चल रहा है। 22-23 के शैक्षणिक सत्र के लिए यह परियोजना केवल एक पारी के सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। स्कूलों द्वारा चुने गए क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निजी अकादमियों, व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों को इसमें शामिल किया जाएगा। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में M.K. स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के CM हैं, उन्होंने विजिट किया था कि आपने कैसे अपने स्कूलों को रिवैम्प किया है। तो वो सीखने के लिए M.K. स्टालिन ने विजिट किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली की योगशाला। उसमें क्या होएगा कि आपको अपना स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए योग सिखाया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके अलावा अगर हम बात करें, रेलवे ने दिल्ली में एक कुश्ती अकादमी स्थापित की है, जो कि सबसे बड़ी है। ठीक है, तो आप सभी चीज़ें को अगर अपना करंट अफेयर पीछे का भी रिवाइज करते चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप चीज़ें को कोरिलेट कीजिए कि अगर सर ने कुछ बताया था पहले क्या हुआ था करंट अफेयर में, अगर दिल्ली की बात चल रही है तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा रिवाइंड करने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, तो उससे आपकी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, रिमाइंड हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नए थल सेनाध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गए हैं कौन? वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। सेना के 22 लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेनाध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी कार्य किया है। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे अप्रैल 2022 के अंत तक सेनानिवृत्त हो जाएंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए जनरल नरवणे सबसे प्रबल दावेदार हैं। ठीक है, तो ये उप सेना प्रमुख मनोज पांडे ये अब थल सेनाध्यक्ष बन जाएंगे, और थल सेनाध्यक्ष जो वर्तमान में है तो उन्हें हम चीफ डिफेंस स्टाफ के पद पर तैनात कर सकते हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और गोएथे इंस्टीट्यूट के बीच एक समझौता हुआ है। तो फिर से आप देख सकते हो कि दिल्ली के स्कूलों की चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने काफ़ी रिवैम्प्स किए हैं, काफ़ी सुधार आ गया है दिल्ली के स्कूलों में। ठीक है, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों को जर्मन भाषा का पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रायोगिक चरण में 30 स्कूलों में जर्मन भाषा शुरू की जाएगी। आपको सुनकर भी अच्छा लग रहा होगा कि हम एक अलग लैंग्वेज पे हमारी कमांड हो जाएगी। तो ये भी एक स्किल है। ठीक है, आप मल्टीलिंगुअलिज्म होते हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप चाहे तो आप किसी जो हमारे थिंक टैंक होते हैं उनमें आप वर्क कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फॉरेन कंट्री में भी जाके काम करते हो तो वहाँ पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। ठीक है, छात्रों को गोएथे इंस्टीट्यूट भवन के संकाय द्वारा संचारी जर्मन भाषा में प्रशिक्षित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। संसद ने दिल्ली के 3 नगर निगमों के विलय के लिए विधेयक को पारित कर दिया है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के नाम से इसे पारित किया गया है। यह विधेयक दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में और संशोधन करने का प्रयास करता है और दिल्ली के 3 मौजूदा नगर निगमों को एक दिल्ली नगर निगम में एकीकृत करने का भी प्रस्ताव करता है। यह पार्षदों की संख्या 272 से अधिकतम 250 तक भी सीमित करता है। आपको पता होगा कि हाल ही में MCD के चुनाव भी आने वाले हैं दिल्ली में, तो उसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी दिशा में ये एक प्रयास बताया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ सुधार है एक MCD में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है कि इलेक्शनों को ध्यान में देखते हुए ऐसा किया गया है ताकि बीजेपी पार्टी अपना फ़ायदा उठा सके। तो जो भी हो वो देखना होगा, क्योंकि बीजेपी MCD में चुनाव में लगातार जीतती हुई आई है दिल्ली में काफ़ी टाइम से, लेकिन अब चूँकि लोग कहने लगे हैं कि बहुत घोटाले हुए हैं MCD में, तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि रिजल्ट क्या होता है MCD का। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। WUS IIT कानपुर आधारित स्टार्टअप जिसे एक्सेलरेशन प्रोग्राम के लिए चुना गया है। तो WUS एक SaaS सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर आधारित स्टार्टअप को सिटी की सोशल इनोवेशन लैब द्वारा एक्सेलरेशन प्रोग्राम के लिए चुना गया है। WUS को IIT कानपुर और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलरेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इंक्यूबेट किया गया है।
कार्यक्रम के हिस्से के रूप में WUS को मेंटरिंग, गो टू मार्केट रणनीति, सीड फंडिंग और नेटवर्क और स्केलिंग के अवसर प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। UNDEF इसको बोलते हैं हम, राष्ट्र लोकतंत्र कोष को, ठीक है। इसने दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रयासों को पूरा करने और कोष का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। भारत UNDEF का संस्थापक भागीदार है, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना के बाद से भारत ने फंड में 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दिया है। भारत इसका तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि UNDEF कोई छोटी चीज़ नहीं है, उसमें भारत ने फंड दिया है, भारत उसके लिए प्रतिबद्ध रहा है पहले से भी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ओहियो स्टेट सीनेट ने द कश्मीर फाइल्स के लिए विवेक अग्निहोत्री को सम्मानित किया है। अब ओहियो स्टेट सीनेट ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत किया है। आपने कश्मीर फाइल्स काफ़ी चर्चा में रही है, उसका नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो फिल्म में कश्मीरी पंडितों की मातृभूमि में उनके नरसंहार को दर्शाया गया है। फिल्म के कलाकारों में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी शामिल हैं। ओहियो राज्य के सीनेटर नीरज अतानी ओहियो इतिहास में पहले भारतीय अमेरिकी और हिंदू अमेरिकी राज्य सीनेटर हैं। अगर हम बात करें कश्मीर फाइल्स की, तो आपको पता ही होगा कि खुद प्रधानमंत्री जी ने संसद में जाकर रिक्वेस्ट की थी कि सबको द कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी चर्चा में है और अच्छा कलेक्शन भी किया है फिल्म ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। RITES IIT दिल्ली सड़क डिज़ाइन और सुरक्षा कार्यों में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और समझौता किया है इन्होंने। राइट्स, एक प्रमुख इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन ने सड़क डिज़ाइन और सड़क सुरक्षा परामर्श परियोजना पर आपसी सहयोग के रास्ते तलाशने के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार करेगा और विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी निकायों में उत्पन्न होने वाले परामर्श अवसरों की खोज को सुविधा भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट न्यूज़। फोर्ब्स अरबपतियों की 2022 की लिस्ट में मुकेश अंबानी 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए आप सोर्स जानिए कि किसने बताया है। फोर्ब्स ने ये बताया है। अब तो फोर्ब्स के अनुसार अब मुकेश अंबानी सबसे अमीर हैं, 10वें, ठीक है। एलन मस्क की 219 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सबसे पहले स्थान पर रहे। इसके बाद अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस रहे, जिनकी 171 बिलियन की गई है आय। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी चेयरमैन जो हैं, तो उन्हें सूची में 10वां सबसे अमीर स्थान दिया गया है और वह शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 100 मिलियन डॉलर है। इसके बाद गौतम अडानी की कुल संपत्ति 90 बिलियन डॉलर है, अगर हम भारतीयों की बात करें तो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। DLF चेयरमैन राजीव सिंह बने सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी। आपको DLF के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। तो ग्रो हुरून इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट 2021 के अनुसार 61,220 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ DLF के अध्यक्ष राजीव सिंह सबसे धनी भारतीय रियल एस्टेट उद्यमी बन गए हैं। इन्होंने मैक्रोटेक डेवलपर्स के मंगल प्रभात लोढ़ा को पछाड़ दिया है। DLF भारत में सबसे बड़ी सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनी है, जिसकी संपत्ति 15 राज्यों और 24 शहरों में है। के रहेजा कॉरपोरेशंस के चंद्र रहेजा तीसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हरित हाइड्रोजन के मिश्रण के लिए NTPC और गुजरात गैस के बीच एक समझौता हुआ है। अब NTPC ने गुजरात गैस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पाइप्ड प्राकृतिक गैस के साथ हरित हाइड्रोजन को मिश्रित करने की एक पहल है। देश में अपनी तरह की यह पहली परियोजना खाना पकाने के क्षेत्र की डिकार्बोनाइजेशन और राष्ट्र की उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। प्रारंभ में PNG में हाइड्रोजन सम्मिश्रण का प्रतिशत लगभग 5% होगा। तो इंपॉर्टेंट है, इससे कार्बन इमिशंस में भी मदद मिलेगी, ठीक है। कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी और पर्यावरण अनुकूल तो ये होगा ही होगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने NMPT में अपना पहला टर्मिनल शुरू किया है। अब JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने
ये कर्नाटक में किया है। न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट में अपना पहला कंटेनर टर्मिनल शुरू किया है। ठीक है, वर्तमान में इसकी क्षमता अगर हम देखें तो 2.4 लाख TEU है। यह वित्त वर्ष 2024 तक अपनी क्षमता को 4,20,000 उपकरण इकाइयों तक विस्तारित करने के लिए 300 करोड़ रुपए का चरणबद्ध निवेश करने की इसकी योजना है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की शीर्ष 5 पोर्ट कंपनियों में से एक है। इसके अलावा विश्व वित्त वर्ष 2013 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% से बढ़ेगी। सॉरी, ये जो है आप इसको 2023 कर लीजिए। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 में 7.5% और अगले वर्ष में 8% की दर से बढ़ेगी। इसने अपने नवीनतम रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को 2022 में सामूहिक रूप से 7% और 2023 में 7.4% बढ़ने का अनुमान लगाया है। विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के 2022 में 5.2% और 2023 में 5.3% बढ़ने का अनुमान लगाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और न्यूज़ देखते हैं। ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो हैं उनके बारे में तो आप परिचित ही होंगे, स्पेसएक्स के फाउंडर हैं। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 9% की हिस्सेदारी ले ली है। इनका कार्यकाल ट्विटर की 2024 वार्षिक शेयरधारकों की बैठक के साथ समाप्त होगा। मस्क को जब तक वह बोर्ड के सदस्य हैं तब तक और उसके बाद 90 दिनों तक अकेले या समूह के सदस्य के रूप में ट्विटर के बकाया स्टॉक के 14% से अधिक हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति नहीं होगी। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। चलिए अब कुछ जल्दी से क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। अगर हम बात करें ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो ये 2 देशों की यात्रा पर गए हैं, एक तुर्कमेनिस्तान और एक नीदरलैंड। हमने दोनों की लोकेशंस मैप में कल देख ली थी। किस कंपनी ने किसानों के लिए ग्रीन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है, तो ये एयरगॉज ने किया है। किस देश के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव भारत की यात्रा पर आए हैं, तो ये रूस के विदेश मंत्री हैं। फीफा विश्व कप 2022 का शुभांकर किसे चुना गया है, तो ये लाइव को चुना गया है। चंडीगढ़ में किसने क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो ये स्मृति ईरानी ने की है। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये महेंद्र सिंह धोनी बने। अगर हम पहले की बात करें तो रोहित शर्मा थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है, तो ये अरूज आफ्ताब बनी है। पेरिस मैराथन में किसे देश की महिला खिलाड़ी जुडिथ जेप्टम ने रेस को जीत लिया है, तो ये केन्या की जीता है, केन्या की खिलाड़ी ने। पेरिस मैराथन में किस देश के पुरुष खिलाड़ी डेसो गोलमिया ने रेस को जीता है, तो ये इथोपिया के थे डेसो गोलमिया। किसने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता, तो ये अर्जुन एरिगेशी ने जीता है। किसे गैर राज्य संस्थाओं के शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में शामिल किया गया है, तो अरुण आभा घोष को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। फार्म इजी में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, फार्म इजी ने, तो आमिर खान को बनाया है। नेक्स्ट कुछ क्विक पॉइंट्स। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित होगी, तो ये मेघालय में होने वाली है। महाराष्ट्र राज्य का कौन सा जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान चुना गया है, तो ये चंद्रपुर चुना गया है। BCCI के सचिव जय साहा का ACC अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कितने सालों तक बढ़ाया गया है, तो 1 साल तक बढ़ाया गया है। किसने लोकसभा में द इंडियन आर्कटिक बिल 2022 पेश किया, तो जितेंद्र सिंह ऑब्वियसली यही करेंगे। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय खदान व्यवस्था और खदान कार्य साक्षरता दिवस का विषय क्या रखा है, तो सेफ गार्ड सेफ स्टेप सेफ होम था। 4 अप्रैल को ये मनाया जाता है। केंद्र सरकार में विदेश व्यापार नीति को कब तक बढ़ाया गया है, तो ये 6 मंथ के लिए बढ़ाया दिया गया है, 30 सितंबर तक अब इसकी समय सीमा हो गई है। किसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासन और प्रबंधन परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये अपराजिता शर्मा को किया गया है। दिल्ली ने किस शहर के बीच भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया है, तो मेरठ, दिल्ली से मेरठ के लिए। किसने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुरू किया है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने किया है। तो ये थे आज के कुछ क्विक पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ अगर आप शेयर कर सकते हो किसी से तो वो भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। एंड वंस अगेन थैंक यू।